तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आंसर क्या करोगे? 9 जनवरी को। और 2023 में हम 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ये जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आप 2023 में मनाओगे, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो याद रखना इंदौर में। फिर बताइए हाल ही में किसने महिला FIH नेशंस कप 2022 जीत लिया है, तो आंसर होगा भारत ने। तो कप्तान सविता पूनिया के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहले FIH नेशंस कप को जीत लिया है। भारत ने किसे हराया? स्पेन को हराया। अच्छा, स्पेन हार गया था ना, और स्पेन से मुझे याद आता है अभी एक खेल हुआ था जिसमें स्पेन जीत गया था कोलंबिया को हरा करके। मैं बात कर रहा हूं अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की, जो कि भारत में हुए थे, वो भी ध्यान रखना। बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो ये पहला FIH नेशंस कप ये अभी 11 से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक स्पेन में ही खेला गया था और स्पेन को ही हरा दिया भारत ने। और इसी जीत के साथ भारत ने FIH प्रो लीग 2023-24 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वैसे इससे पहले भी आपको बता दूं कि जो भारत है 2021-22 FIH प्रो लीग में तीसरा स्थान पाया था। उसके बाद 2022-23 प्रो लीग सीजन के लिए भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था, और अभी इसने क्वालिफाई कर लिया है महिला FIH नेशंस कप 2022 को जीत करके। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। ये भी नए बने थे, आपको याद होगा। और इसी तरह से अभी आपको याद आएगा अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है दिलीप तिर्की। अच्छा, हॉकी का एक कप है सुल्तान जोहर हॉकी कप। ये मलेशिया में हुआ था और अभी इसको भारत ने ही जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा में बन रहा है। उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया है। और हॉकी से संबंधित और भी कप और ट्रॉफीज हैं, जैसे कि अजलान शाह कप, आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2028-29 के लिए। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने अभी 16 दिसंबर 2022 को 2028-29 कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है। वैसे आपको याद दिला दूं, हमने पढ़ा भी था अभी दिसंबर 2022 की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है इसकी, और अभी दिसंबर महीने के साथ ही भारत की 2 साल की जो इसकी अध्यक्षता है वो भी खत्म हो रही है। याद आया आपको? अभी दिसंबर के स्टार्टिंग में हमने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ा था। देखो, यूनाइटेड नेशन के आपके 6 अंग होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानकारी दूं तो इसमें 5 स्थायी मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, और वो कौन कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रशिया, जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब मना करने की शक्ति आप कह सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे किसी बात पे कोई फैसला लेना है, अगर 4 सहमत है और एक भी सहमत नहीं है ना, तो उस फैसले पर रोक लग जाएगी। ये है वीटो पावर की ताकत, और यही कारण है कि भारत इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। भारत परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बाकी अगर 4 देश मान लो हाँ कर देते हैं, तो जो नकटा चाइना है वो मना कर देता है। वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है चाइना के द्वारा। खैर, हमने कहा 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, मतलब टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट अस्थायी मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और अभी भारत 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बना है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है।
अच्छा मुझे बताओ, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कहते हैं। और यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश 193 हैं टोटल, और 193 नंबर का कौन सा है? साउथ सुडान है। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, टोक्यो ने किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा 2025। तो जापानी राजधानी स्थानीय असेंबली ने एक नया नियम पारित किया है जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घरेलू बिल्डरों के द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों में घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा। वैसे आपको बता दूं, जो जापान है, इसका मतलब ये हो गया कि 2025 के बाद जितने भी नए घर बनेंगे उनके छत पे आपको सोलर पैनल लगाने होंगे। सीधा सा मतलब ये हो गया। वैसे आपको बता दूं, जो जापान है ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है और इसने टारगेट कब का रखा है अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने का? इसने लक्ष्य रखा है 2050 का। और भारत का लक्ष्य कब का है जानते हो? 2070 का है। अभी आपको याद होगा, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। सरकार इस योजना के तहत छत पर अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो आपको सब्सिडी देती है। और कितनी सब्सिडी देती है? अगर आप 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा रहे हो तो प्रति किलोवाट 14,588 रुपीज की सब्सिडी आपको मिलेगी। प्रति किलोवाट कह रहा हूं मैं आपको। और 3 किलोवाट का लगा रहे हो तो इसको 3 से गुणा कर लो, इतनी आपको सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से अगर आप छत पे सोलर पैनल लगा रहे हो तो। चलो यूं बताओ, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव ये कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात का मोढेरा। और सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। अभी आपको याद हो तो अडानी ग्रीन ने जैसलमेर में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट मतलब 450 मेगावाट का विंड सोलर प्लांट शुरू किया था और इसी के साथ ये 1440 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है। अच्छा बताओ, अभी पूरी तरह से हाइड्रो सोलर एनर्जी पे चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर यह बनेगा जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट की। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस नाम से अपना FMCG ब्रांड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इंडिपेंडेंस। तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने भी 15 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद गुजरात में अपने इंडिपेंडेंस नाम से इसने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है और उसी के साथ ये भारतीय FMCG बाजार में प्रवेश किया है। तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने अभी 15 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद गुजरात में इंडिपेंडेंस ब्रांड के लॉन्च के साथ भारतीय FMCG मार्केट में FMCG बाजार में प्रवेश किया है। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें ये इंडिपेंडेंस ब्रांड नेम के साथ जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, बिस्किट नमकीन वगैरह, ये खाद्य तेल होते हैं, दालें अनाज और जो भी मतलब दैनिक दिनचर्या की जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है उन्हें ये बेचेगी। आपको उदाहरण के तौर पे भारत की कुछ फेमस FMCG कंपनियों के बारे में बताऊं तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, नेस्ले, डाबर के प्रोडक्ट आते हैं, ITC के आते हैं, उसी तरह से अब इंडिपेंडेंस के नाम से भी आएंगे, ये रिलायंस का ही ब्रांड होगा। अब इसी से संबंधित 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कितना आपको याद है पुरानी चीजें। आप मुझे बताओ, एक भारतीय FMCG कंपनी है पिंटोला, उसने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? 2022 का प्रश्न है ये। हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये खिलाड़ी हैं और इनका संबंध फुटबॉल से है। बताओ अब आप। और दूसरा प्रश्न सुनो, पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन सी बन गई है? तो फिर बताना है आपको। अभी हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा सरगम कौशल ने। तो भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया। 21 साल के बाद किसी भारतीय ने यह खिताब जीता है। इससे पहले 2021 में
अमेरिका के शाइलिन फोर्ड ने ये खिताब जीता था। सरगम कौशल की बात करते हैं हम तो ये कहाँ के रहने वाली है, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। हमने कहा 21 साल के बाद किसी भारतीय ने ये खिताब जीता है, तो इनसे पहले केवल एकमात्र भारतीय थी डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर। उन्होंने 2001 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था और अब जीता है सरगम कौशल ने। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिस वर्ल्ड नहीं बोल रहा हूँ, मिसेज वर्ल्ड बोल रहा हूँ। आपको याद होगा अभी सिन्नी शेट्टी के बारे में हमने पढ़ा था, कर्नाटक की रहने वाली हैं। अभी मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। और हरनाथ संधू की बात करेंगे तो ये चंडीगढ़ की हैं, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। खुशी पटेल की बात करेंगे तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। और मुझे बताओ मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना ब्लावस्का ने, ये पोलैंड की है। देखो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स से ध्यान रखना कौन कौन इसमें भारतीय विजेता रही हैं। तो पहली याद रख लो और एक लास्ट वाली याद रख लो। जैसे कि मिस वर्ल्ड सबसे पहले विजेता रही थी रीता फारिया, भारतीय में बात कर रहे हैं, 1966 में खिताब जीता था। और लास्ट में अभी मानुषी छिल्लर ने जीता था 2017 में। उसी तरह से मिस यूनिवर्स की बात करेंगे तो पहला खिताब जीता था 1994 में सुष्मिता सेन ने, और अभी आखिरी बार 2021 में विजेता रही थी हरनाथ संधू। इतना सा आप ध्यान रख लेना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है, यानी कि ऑफिशियल पार्टनर बनी है? तो आंसर होगा टाटा स्टील। आपको बताएं 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे, उड़ीसा में होंगे। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। और अभी इसी का ऑफिशियल पार्टनर बना है टाटा स्टील। ये इसका 15वां संस्करण है। ये अभी 13 जनवरी को शुरू होगा और 29 जनवरी 2023 तक ये चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये चौथी बार भारत में हो रहा है। पहली बार ये 1982 में हुआ था बॉम्बे में, फिर 2010 में हुआ था नई दिल्ली में, फिर 2018 में हुआ था भुवनेश्वर में, और अब 2023 में होगा उड़ीसा में। आपको याद होगा अभी IPL 2022 और 2023 का टाइटल स्पॉन्सर बना था कौन? टाटा। BCCI का भी टाइटल स्पॉन्सर बना था मास्टर कार्ड। और बाइजूस, ये भी फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुए ना, कहाँ पे? कतर दोहा में, उसका स्पॉन्सर था बाइजूस। तो इतना आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी किफायती आवास वित्त पोषण योजना को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी शाखाएं खोली है? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने। तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने अपने किफायती आवास खंड में अपने ग्राहक आधार को अधिक गहरा करने के लिए कई स्थानों पर रोशनी ब्रांचेस खोली है। रोशनी पहल के तहत पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस व्यक्तियों को 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक का होम लोन देगा। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे, ये पंजाब नेशनल बैंक की सहायक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और MD CEO गिरीश कौसगी है। आपको याद होगा ICICI हाउसिंग फाइनेंस, इसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू किया था। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय शटलर ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा सुकांत कदम। तो भारतीय पैरा बैडमिंटन प्लेयर है सुकांत कदम, जिन्होंने पेरू में जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी इसमें गोल्ड मेडल जीता। इसमें भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 7 ब्रोंज है। अच्छा, यहाँ पे सुकांत कदम ने किसे हरा करके गोल्ड जीता? तो सिंगापुर के ची हियोंग आंग को। आपको याद होगा तस्नीम मीर का नाम, दुनिया की जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी थी ये। उसके अलावा मनीषा रामदास का नाम याद होगा आपको, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है ये, और अभी पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 इन्हीं को चुना गया था, ये तमिलनाडु से है। और बताओ, एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो भी थाईलैंड में हुई थी उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी? तो आंसर होगा उन्नति हुड्डा, सिल्वर जीता था इन्होंने। और अभी जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 हुई थी टोक्यो जापान में, उसमें मेन सिंगल का टाइटल प्रमोद भगत ने जीता था और वुमेन सिंगल का टाइटल मनीषा रामदास ने जीता था। और याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली है? लखनऊ में खुली है। और बैडमिंटन से 2 कप आप जरूर याद रखना, ये आपके एग्जाम में आएंगे, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप।
थॉमस कप का संबंध पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट से है। 2022 का ये पहली बार जीता है भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको साउथ कोरिया ने जीता है चाइना को हरा करके। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। और हमारी एक बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु। आपको याद होगा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज जीता था। और अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन्स सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी थी, तो इनका नाम भी याद रखना। इस प्रश्न में आपसे पूछे हैं फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा अर्जेंटीना। आपको पता है फीफा विश्व कप 2022 ये इसका कौन सा संस्करण था, 22वां ही संस्करण था 2022 में। कहां पे हो रहा था, कतर में हो रहा था। और याद रखना ये पहला अरब देश है जहां पे फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया। 20 नवंबर को ये शुरू हुआ था और अभी 18 दिसंबर को ये समाप्त हो चुका है और इसे जीत लिया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने 36 सालों के बाद इसको जीता है और अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार खिताब जीता है। इससे पहले 1978 में, 1986 में और अभी 2022 में ये इसने खिताब जीता। बात करेंगे अर्जेंटीना ने तो जीता किस टीम को हराया या उपविजेता कौन रहा, तो आंसर होगा फ्रांस। और अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, इन्हें फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बेस्ट प्लेयर के लिए गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है। और फ्रांस के जो एक प्लेयर हैं उनका नाम है किलियन एम्बाप्पे। उन्होंने सबसे ज्यादा गोल दागे, कितने, 8, इसलिए उन्हें गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला है। और अर्जेंटीना के हैं एमिलियानो मार्टिनेज, तो बेस्ट गोलकीपर के लिए उन्हें गोल्डन ग्लव का पुरस्कार मिला। और भी अवार्ड मिले, उनकी लिस्ट में यहां पे लगा रहा हूं। बाकी ये 3 नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। गोल्डन बॉल किसे मिला, गोल्डन बूट किसे मिला और गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे मिला। अच्छा, और क्या प्रश्न बन सकते हैं यहां से, तो आपसे पूछा जा सकता है इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था, तो आंसर होगा लाइव। अगर आपसे पूछे इसका आदर्श वाक्य यानी कि इसका मोटो क्या रहा, तो एक्सपेक्ट अमेजिंग यानी कि कमाल की अपेक्षा करें। इसका नारा यानी कि स्लोगन क्या था, नाउ इज ऑल। और इसमें जो फुटबॉल इस्तेमाल हुई है उसका नाम क्या था, अल रिहला, जिसका मतलब होता है यात्रा। अदिदास ने इसको बनाया। और फाइनल में जो मैच हुआ था उसमें जो फुटबॉल यूज हुई थी उसका नाम है अल हिलम, इसका मतलब होता है ड्रीम। तो याद रखना फाइनल फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में हुआ, अर्जेंटीना ने जीत लिया फ्रांस को हरा करके। अच्छा, ये 2022 वाला कौन सा संस्करण है, आपने कहा 22वां संस्करण है। अगर हम कहें कि पहला संस्करण इसका कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। पुरुषों के फुटबॉल क्लब की बात कर रहे हैं, पुरुषों के फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम। 1930 में हुआ था, कहां पे, उरुग्वे में। और उरुग्वे ने ही उसको जीता था, अर्जेंटीना को हराया था उस वक्त। और इससे पिछला वाला यानी कि 21वां ये 2018 में हुआ था, रशिया में हुआ था, उसको फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा करके। और अभी तक सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता है, तो ब्राजील ने जीता है 5 बार वर्ल्ड कप को। और बात करें अगर अगला जो फीफा विश्व कप है वो कहां पे होगा, तो वो 3 देशों में होगा, यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। तो कम से कम इतने पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही है। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में अभी किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति यानी कि चांसलर नियुक्त किया है, तो आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। आप जानते हो हमारे रेल मंत्री हैं ये अश्विनी वैष्णव, और इन्हीं को अभी गति शक्ति विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। वे इस गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो कि वडोदरा में है इसके पहले चांसलर बने हैं। और राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने डॉक्टर मनोज चौधरी को पहले वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। तो चांसलर तो कौन, अश्विनी वैष्णव। वाइस चांसलर कौन बने, डॉक्टर मनोज चौधरी। आपको याद होगा इसी साल अगस्त में हम लोगों ने पढ़ा था, जो रेल यूनिवर्सिटी है वडोदरा उसका नाम बदल करके गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया था। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसकी पहली अश्वेत महिला प्रेसिडेंट कौन बनी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, नाम बताइए उनका क्या है। बाकी आप जानते हो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर कौन बनी थी, कर्णम मल्लेश्वरी। और इनका नाम क्यों फेमस है, क्योंकि ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। इनका स्पोर्ट्स अगर आपसे पूछे तो ये वेटलिफ्टर है। और 2000 के जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने ब्रोंज जीता था। अब एक और होमवर्क प्रश्न लिखो अपना कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन रहे। कर्णम मल्लेश्वरी तो पहली भारतीय महिला थी। मैं अब जो आपसे पूछ रहा हूं पहले भारतीय कौन थे पुरुषों में, वो बताइए।
हिंट मैं आपको दे देता हूँ, वो पहलवान थे, अब नाम उनका आप बता दो। बाकी आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट ये बनी थी। अच्छा, होमवर्क प्रश्न नोट ही कर रहे हो तो एक और नोट कर लो। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? एंजेला मर्केल की जगह नए आए थे, उनका नाम बताओ। अच्छा, इसके अलावा याद होना चाहिए आपको, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन इस साल कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, वो भी याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में यानी कि साइंटिफिक पब्लिकेशन की रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। और याद रखना, ये जो रिपोर्ट है ये 2020 की रैंकिंग बता रही है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर है। 2010 में अगर बात करोगे तो भारत 7वें स्थान पे था। मतलब 2010 में देश में 60,555 वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किए गए थे, जो अभी 2020 में बढ़कर कितने हो गए? 1,49,213 हो गए। और अगर रैंक में आपसे पूछेंगे, वैसे अगर ये प्रश्न आता है तो रैंक ही आपसे पूछेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने पेपर प्रकाशित किए गए थे, ये तो एज अ जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। तो रैंक है तीसरी। और इस मामले में अगर बात करें टॉप पर कौन है, तो चाइना टॉप पर है, सेकंड पे अमेरिका है और तीसरे पे भारत है। और चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो हर साल 18 दिसंबर को वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को बनाए रखना और अल्पसंख्यकों के सम्मान के प्रति जागरूकता पैदा करना। और इस बार की थीम की बात करोगे तो वो क्या है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। अच्छा, वैसे हमारे वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? पहले कौन थे? मुख्तार अब्बास नकवी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर आप जानते हो इसका अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया था, किसको? तो स्मृति ईरानी, याद रखना। और इसी तरह से स्टील मंत्री ने भी पद छोड़ दिया था, वो पहले मंत्री थे रामचंद्र सिंह, और फिर उनका अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था? जो अभी हवाई जहाज चलाते हैं, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का नवा सीजन ये किसने जीता? तो आंसर होगा जयपुर पिंक पैंथर्स ने। तो वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 की बात कर रहे हैं। ये इसका कौन सा संस्करण है? तो नवा संस्करण है, जिसका भी फाइनल मुंबई में हुआ था। और इसको किसने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। और इसने किसको हराया, यानी कि उप विजेता कौन है? तो पुणेरी पल्टन है। और इसका अगर टाइटल स्पॉन्सर पूछे तो वीवो है। बात करें पिछला वाला जो सीजन था, 8वां सीजन, वो किसने जीता था? दबंग दिल्ली ने, पटना पायरेट्स को हरा करके। और जो इसका पहला सीजन है वो हुआ था सन 2014 में, उसको भी जयपुर पिंक पैंथर्स ने ही जीता था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश को यूनाइटेड नेशन समर्थित महिला आयोग से निष्कासित कर दिया गया? तो आंसर होगा ईरान। आप जानते हो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। इसके 6 अंग होते हैं, उन्हीं में से एक है ECOSOC, इकोसोक, यानी कि सामाजिक आर्थिक परिषद, जिसके टोटल सदस्य देश है 54। और इसमें जो महिला आयोग है उससे अभी ईरान को बाहर कर दिया गया। क्यों करा? क्या कारण है? तो कारण यह है कि ईरान में लैंगिक भेदभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी एक मुद्दा काफी चर्चा में था, आप लोगों ने सुना भी होगा उसके बारे में। एक लड़की थी या महिला थी, उनका नाम था अमीनी। उन्होंने वहां पे हिजाब नहीं पहना, तो वहां की जो धार्मिक पुलिस होती है ना, धार्मिक मामलों को देखने के लिए एक पुलिस बनाई हुई है उन लोगों ने। तो उन लोगों ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में उस महिला की मौत भी हो गई। और तब से ही वहां पे महिलाएं हिजाब के विरोध में पन कर रही है। वहां की वैसे पुलिस का कहना है कि हार्ट अटैक आ गया था, इसके कारण मौत हो गई, लेकिन वहां पे और हर जगह उसका विरोध चल रहा है इस बात का। पूरे विश्व में मतलब महिलाएं अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रही है उनको। तो इसी जेंडर इनइक्वलिटी के कारण ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर कर दिया गया। तो ये जो इकोसोक है, इसे लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे भी इसे ध्यान रख लो। वैसे यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है। बाकी यूनाइटेड नेशन की बात करोगे तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है
और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि खुद पुर्तगाल से हैं। अच्छा, बाकी बात यहाँ पे ईरान की है, तो ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल इसकी तेहरान है और करेंसी अब नई हो गई है तोमान। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 दिसंबर को। तो भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। अब आप खुद ही देख लो, पुर्तगालियों ने 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि पूरे 450 साल गोवा पर शासन किया था और इस साल ये इसकी 61वीं ही वर्षगांठ है। अच्छा, पूछे अगर आपसे कि इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आंसर होगा ऑपरेशन विजय। एक ऑपरेशन विजय आपको याद होगा, 2 ऑपरेशन विजय थे, एक तो ये वाला हो गया, गोवा को मुक्त कराया था, और एक कारगिल वाला हो गया, 1999 वाला। अच्छा, ये तो गोवा मुक्ति दिवस हो गया जो आपने 19 दिसंबर को मनाया, जैसे गोवा लिबरेशन डे बोलेंगे अंग्रेजी में। एक गोवा क्रांति दिवस भी होता है, वो कब होता है? वो 18 जून को होता है। और एक गोवा स्थापना दिवस भी याद रखना, 30 मई को मनाया जाता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में द लाइट वी कैरी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा मिशेल ओबामा ने। तो इस बुक का पूरा नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, जिसे लिखा है मिशेल ओबामा ने। आप जानते हो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनकी वाइफ है ये। बाकी हमारे पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच थे सोजर्ड मारिजे ने, अभी विल पावर नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। बॉब डायलन की बात करेंगे, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नाम की बुक को लिखा इन्होंने। और रेने नाबा फ्रांसीसी लेखक है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आंसर होगा INS मोरमुगाओ। तो अभी 18 दिसंबर को हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, तो अभी उन्होंने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यानी कि INS मोरमुगाओ को कमीशन किया है। यह नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरा युद्धपोत है, जिसके तहत 2025 तक 2 और युद्धपोत तैयार किए जाएंगे। और पिछले साल पहला प्रोजेक्ट 15B युद्धपोत INS विशाखापत्तनम था, अभी ये दूसरा आ गया INS मोरमुगाओ। और अगले 2 कौन से होंगे? एक तो INS इम्फाल होगा और एक INS सूरत होगा, ये भी ध्यान रख लो। और इसका निर्माण कहां पे किया गया? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा करीम बेंजेमा ने। ये फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर हैं करीम बेंजेमा। अभी आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था कतर में, उसे अर्जेंटीना ने जीत लिया फ्रांस को हरा करके, सभी को पता। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को शुरू किया है। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें उन लोगों को किताबें उपलब्ध कराई जाएगी जो लाइब्रेरी तक पहुंचने में असमर्थ हैं, जैसे कि विकलांग व्यक्ति हो गए, बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीज हो गए। और इन लोगों को स्वयंसेवक जो हो गए, जो वॉलेंटियर्स हैं, उनके द्वारा पुस्तकालयों से किताबें पहुंचाई जाएगी। उद्देश्य सिंपल सा है, ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 दिसंबर को। तो विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर ये इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो आंसर होगा फिनलैंड। तो ये है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। ये इसका कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। किसने जारी किया? तो लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नाम की एक संस्था है उसने। और इसमें टॉप पे रहा है फिनलैंड, जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। सेकंड पे आयरलैंड है और तीसरे पे है नॉर्वे। वहीं अगर भारत की बात करेंगे तो भारत 68 नंबर पर है। पिछली बार भारत 71 नंबर पे था, इस बार 68 नंबर पर है। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है कि कहां पे खाद्य सुरक्षा में कितनी असमानता है। आपको याद होगा अभी वैश्विक भुखमरी सूचकांक आया था, उसमें भारत 107वें स्थान पे था। और खाद्य यानी कि फूड से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, देने की कोशिश करना उनके उत्तर।
कि एक होता है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। वो कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। उसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, रोम इटली में है। इसी तरह से एक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वो 7 जून को होता है। क्या आपको याद है फूड सिक्योरिटी एटलस रखने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा झारखंड। पहले दो कौन थे? बिहार और उड़ीसा। आपको याद है वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 ये किसे मिला था? ये नासा की एक जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं, सिंथिया रोसेंसबर्ग उनका नाम है। क्या आपको याद है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहां पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तंजावुर में। डिजिटल फूड म्यूजियम इसे अंग्रेजी में बोलेंगे। क्या आपको याद है फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी किस एनिमल को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी थी? तो आंसर होगा हिमालयन याक। अच्छा, फिनलैंड से आपको याद आएगा अभी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 आई थी, उसमें फिनलैंड पहले स्थान पे था। आप पूछोगे भारत उसमें 136 नंबर पे था। इसी तरह से अभी सतत विकास रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भी फिनलैंड पहले स्थान पे था, भारत 121वें स्थान पे रहा था। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई है, जिसकी लंबाई कितनी है? 12.89 किलोमीटर। कहां पे? जम्मू कश्मीर में बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बनाई गई। ये सबसे लंबी सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। आपको बता दूं कि आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य को सुगम बनाने के लिए इस एस्केप टनल T13 को बनाया गया है। ये जो सुरंग है ना, किसके आकार की है अगर ऐसा पूछेंगे तो घोड़े के नाल के आकार की है। और उसका आकार कैसा होता है? शेप यू तरह का होता है, यू शेप का होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जम्मू कश्मीर में है, इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे 44 में है, चेनानी से शुरू होती है जो कि नासिरी तक जाती है। एक अटल टनल भी है, वो हिमाचल प्रदेश में है। ये सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड वाली टनल है, इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर। ये लेह को मनाली से जोड़ती है। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार को अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति, नाबालिग बच्चों को छोड़ करके जो भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके पास आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी पेंशन पाने वाले लोग हों, अगर राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों की योजनाओं का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। अच्छा, आधार की टैगलाइन क्या है? मेरा आधार मेरी पहचान। पहले इसकी टैगलाइन हुआ करती थी आम आदमी का अधिकार। और कितने डिजिट का होता है अगर पूछे तो ये 12 डिजिट नंबर होता है ये। अच्छा, आप मुझे बता दो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, यहाँ पे बताओ। हम बढ़ते हैं आगे।